गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन यूनिट नंबर सेकंड डिजिट बॉडी के अंदर डिस्कस कर रहे थे। मैकेनिक्स ऑसिलेशन के अंदर अपने पास यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी और उसका चैप्टर नंबर सेकंड की बात कर रहे थे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा घूर्णन गतिज ऊर्जा या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अपन को डिस्कस करना है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो फर्स्ट अपन को ये देखना है कि जब भी मैं घूर्णन गतिज ऊर्जा की बात करता हूँ तो ये वाली टर्म क्या कहती है। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो मुझे पता है कि कोई भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है वो 1/2 mv² से लिखी जाती है। किससे लिखी जाती है? 1/2 mv² से। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 mv²। और उसकी जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है, घूर्णन का मतलब होता है कि किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में यदि कोई पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी शो करेगा या फिर किसी नियत अक्ष के रेस्पेक्ट में कोई पार्टिकल घूर्णन करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी? घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। तो उसको कैसे मैथमेटिकली डिराइव करते हैं वो चीज़ अपन को देखनी है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा घूर्णन गतिज ऊर्जा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यदि मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो यदि मैं लिख सकता हूँ कि कोई भी दृढ़ पिंड घूर्णन करता है या क्या करता है, रोटेट करता है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल है वो अलग अलग त्रिज्याओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई दृढ़ पिंड घूर्णन गति करता है क्या करता है? यदि कोई दृढ़ पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके कण भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। क्या करते हैं? वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोई भी दृढ़ पिंड होगा वो यदि घूर्णन गति करेगा तो घूर्णन गति कब होगी? जब वो वृत्ताकार गति, यानी ये मैंने जैसे कोई एक्सिस ले लिया, इसमें यदि कोई पार्टिकल इस तरीके से क्या करे, रोटेट करना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या होगी? इसकी घूर्णन गति होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ऐसे इस पार्टिकल की क्या होगी? घूर्णन गति होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो कोणीय वेग होता है वो कितना होता है? ओमेगा। माना कि इसका कोणीय वेग ओमेगा है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जब भी कोई पार्टिकल घूर्णन गति करेगा तो उसका कोणीय वेग अपन ने कितना मान लिया? ओमेगा मान लिया। तो इसका कोणीय वेग कितना हो जाएगा अपने पास? ओमेगा हो जाएगा। और कण का जो स्थिति सदिश है वो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। कण का स्थिति सदिश में मान सकता हूँ ये क्या हो जाएगा अपने पास? आर वेक्टर है। तथा इसके वेग होगा, यदि उसका रेखीय वेग होगा वो क्या होगा? वी वेक्टर। तथा उस कण का जो रेखीय वेग होगा वो क्या होगा अपने पास? वी वेक्टर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई भी दृढ़ पिंड है, यदि क्या करता है? घूर्णन गति करता है, तो यदि वो घूर्णन गति करेगा तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि घूर्णन रोटेशनल के बेस पे करेगा। तो उसमें मैंने कह दिया कि यदि कोई भी घूर्णन गति कर रहा है यानी उसका क्या होगा? कोणीय वेग होगा। तो वो अपन ने कोणीय वेग कितना मान लिया? ओमेगा मान लिया। तो यहाँ पे अपने पास एक टर्म तो क्या है अपने पास? कोणीय वेग है, वो क्या है? ओमेगा है। जो दूसरा उसका कण का स्थिति सदिश है वो आर वेक्टर है। और जो उसका रेखीय वेग होता है वो क्या होता है अपने पास? वी वेक्टर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी वो कैसे लिखी जा सकती है? तो मैं इसके लिख सकता हूँ कि इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी अपने पास?
तो इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से कि इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा, इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी अपने पास, यानी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी अपने पास क्या, ई के इज इक्वल टू 1/2 m आ जाएगा, 1/2 m और साथ में क्या हो जाएगा v²। और यदि मैं आई वे पार्टिकल के लिए बात करता हूँ, किसके लिए बात करता हूँ मैं, आई वे पार्टिकल के लिए बात करता हूँ, 4i पार्टिकल, तो मैं लिख सकता हूँ आई वे कण के लिए गतिज ऊर्जा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं आई वे कण के लिए गतिज ऊर्जा की बात करता हूँ तो ये वाली जो टर्म है वो हो जाएगी अपने पास क्या, ई काइनेटिक इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/2, तो एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा अपने पास mi और साथ में क्या हो जाएगा vi का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अपने पास vi का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ये है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई के इज इक्वल टू 1/2, साथ में हो जाएगा mi और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ vi डॉट का vi लिख सकते हैं। यानी अपने पास जब ये vi डॉट vi करता हूँ तो वो वापस क्या बनता है, v² वाली टर्म बनती है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास 1/2 mi और साथ में क्या हो जाएगा vi हो जाएगा। क्लियर। अब अपन लिख सकते हैं इसको कि यहाँ पे मुझे पता है कि v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, तो मुझे पता है कि यहाँ v और ओमेगा में आपका जो भी रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, यानी रेखीय वेग। हम जानते हैं कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में निम्न संबंध होता है। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में क्या होता है, निम्न संबंध होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे रेखीय वेग v और ओमेगा में रिलेशन होता है, तो मुझे पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस का r होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस का क्या हो जाएगा अपने पास r वेक्टर, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो vi है, तो इसको भी मैं यदि आई वे पार्टिकल के लिए बात करूँ तो ये वाली भी टर्म आएगी, वो किस में आएगी, ओमेगा तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा ri आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 एज इट इज, साथ में क्या अपने पास mi, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास mi हो जाएगा। और यहाँ पे जो vi है, vi की जगह मुझे क्या लिखना है, ओमेगा क्रॉस का क्या लिखना है, r लिखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा क्रॉस का ri वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास डॉट में हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा क्रॉस का ri वेक्टर, ये वाली टर्म हो जाएगी। और यहाँ पे ये वाली टर्म हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ई के इज इक्वल टू 1/2 mi। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक सर्व समीका काम में ली जाती है, तो पहले उस सर्व समीका को लिख लेते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी यूज होगी वो आइडेंटिटी कौन सी होती है, तो देखो यहाँ पे एक अपने पास टर्म आती है, एक सर्व समीका आती है a क्रॉस का b, साथ में क्या होता है अपने पास a क्रॉस का b, ये वाली टर्म होती है। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन क्या आता है अपने पास कि a वेक्टर तो क्या आ जाएगा डॉट के साथ बाहर आ जाएगा और साथ में क्या रह जाएगा अपने पास b वेक्टर क्रॉस का a वेक्टर और क्रॉस का क्या रह जाएगा अपने पास b वेक्टर। ये वाली एक सर्व समीका काम में ली जाती है। तो इस सर्व समीका को मैं लिख सकता हूँ, इसके बेस पे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो देखो ई काइनेटिक एनर्जी है, क्या है अपने पास ई काइनेटिक एनर्जी, यानी ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 तो एज इट इज, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास mi हो जाएगा। इसको यदि मैं इस फॉर्मूले से ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पे a वेक्टर है, a वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा अपने पास ओमेगा वेक्टर आ जाएगा, ये ओमेगा वेक्टर हो गया। फिर अपने पास क्या आ गया, इस ब्रैकेट को तो हटा दो, ये क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ओमेगा वेक्टर आ गया। फिर अपने पास क्या हो जाएगा ब्रैकेट में b वेक्टर, तो ये हो जाएगा अपने पास b वेक्टर, तो b वेक्टर क्या है अपने पास ri वेक्टर, साथ में a वेक्टर है तो वो क्या है अपने पास ओमेगा वेक्टर, और साथ में वापस b वेक्टर है तो वो क्या है अपने पास ri वेक्टर। यानी मेरे पास क्या मिलेगी, ये वाली टर्म मिलेगी। अब मुझे पता है कि जो ओमेगा क्रॉस का r होता है इसको मैं क्या b की टर्म में वापस लिख सकता हूँ, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास ई के इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/2, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास mi, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ओमेगा i,
यहाँ पे आर आई क्रॉस, और साथ में मुझे पता है कि ओमेगा क्रॉस का आर क्या होता है अपने पास, वी आई होता है। क्या होता है अपने पास, ओमेगा क्रॉस का आर क्या होता है अपने पास, वी आई होता है। तो ये वाली टर्म बन जाएगी। अब इस एम को यदि मैं इसके साथ ले जाऊँ, यानी ये वाली टर्म क्या बनेगी, ई के इज इक्वल टू 1/2, ये एम इसके साथ आ जाए, यानी क्या आ जाएगा अपने पास, ओमेगा क्रॉस, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास आर आई क्रॉस, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास वी आई क्रॉस, क्या आ जाएगा, ये एम इसके साथ लेना है, तो ये वाला एम यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ एम आई, साथ में क्या हो जाएगा वी आई वेक्टर लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि एम आई और वी आई क्या टर्म बनती है अपने पास, पी वेक्टर बनता है। तो ई के इज इक्वल टू, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी अपने पास, ई के इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा वेक्टर, आर आई वेक्टर, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास पी आई वेक्टर, ये वाली टर्म हो जाएगी। आर क्रॉस का क्या हो जाएगा अपने पास, पी हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाली टर्म क्या है, यानी मुझे पता है कि यहाँ पे जो एम आई और वी आई वाली टर्म है वो यहाँ पे क्या बताएगा, पी आई बताएगा, यानी आई वे पार्टिकल के लिए क्या बताएगा, यहाँ पे मोमेंटम बताएगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो गया, आर क्रॉस का पी, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे कोणीय संवेग की यदि मैं डेफिनेशन लिखता हूँ तो कोणीय संवेग क्या आता है, तो मुझे पता है कि कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग की परिभाषा से क्या आएगा अपने पास, यदि एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो मुझे पता है कि कोणीय संवेग होता है अपने पास जे वेक्टर, और जे वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस का पी वेक्टर होता है, यही होता है अपने पास। तो मुझे पता है कि किसी एक नियत एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो भी इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो इसका क्या कहलाएगा, कोणीय संवेग कहलाएगा। तो ये वाली टर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, ई के किस में कन्वर्ट हो जाती है अपने पास, ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो ऐसे का ऐसे, साथ में हो जाएगा ओमेगा वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास जे वेक्टर, ये वाली टर्म हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कोणीय संवेग की टर्म में ये आती है। अब मुझे ये भी पता है कि जे और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, क्या होता है अपने पास, जे और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, तो हम जानते हैं कि जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास आई, और साथ में क्या आ जाता है ओमेगा वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ जे इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा। कल भी अपन ने इसकी मैट्रिक्स निकाली थी, जब भी इसकी मैट्रिक्स निकाली थी जे इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो मुझे पता है जे की कोणीय संवेग की मैट्रिक्स थी, आई जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स थी, और ओमेगा कोणीय वेग की मैट्रिक्स थी। तो यहाँ पे जे इज इक्वल टू आई ओमेगा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी अपने पास, ई के इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ओमेगा आई, और साथ में क्या हो जाएगा आई ओमेगा आई। क्लियर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 ई के इज इक्वल टू 1/2, साथ में क्या हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा अपने पास आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है वो क्या बताएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को बताएगा। और मुझे पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, यदि कोई भी पार्टिकल रोटेशनल के बेस पे काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करता है तो वो क्या कहलाती है, घूर्णन काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ई के इज इक्वल टू, यदि कोई कण यदि कोई पिंड या दृढ़ पिंड अक्ष के सापेक्ष किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है तो वह घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है। तो वह क्या होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आपका ई के काइनेटिक एनर्जी है वही क्या होगी अपने पास, घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों, मुझे पता है कि जब भी कोई पार्टिकल
रोटेशनल के बेस पे कोई एनर्जी को डिफाइन करेगा तो वो एक नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल की फॉर्म में। जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक रेखीय वेग होता है, एक कोणीय वेग होता है। यदि कोई घूर्णन की बात करता है, रोटेट की बात करता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी डिफाइन होती है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन होती है। ऐसे अपने पास यहाँ पे अपन बात करेंगे किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो जो ई के है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ई आर में। तो इसको मैं एज इट इज जैसे भी लिख सकता हूँ, ई आर इज इक्वल टू ई रोटेशनल इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, 1/2 साथ में आई ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाले क्या बताएगा अपने पास, काइनेटिक एनर्जी बताएगा या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताएगा जड़त्वीय नियतांक की टर्म में। तो यहाँ पे जो आई है वो यहाँ पे क्या बता रहा है, जड़त्व नियतांक है। जो ओमेगा है वो क्या है अपने पास, कोणीय वेग है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई रोटेशनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कोणीय वेग हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, तो ये तो क्या कहलाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब यदि मैं कहता हूँ कि मैंने कल बताया था कि इसको मैं प्रदिश की फॉर्म में या टेंसर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि जो आई वाली टर्म थी, जड़त्वीय नियतांक वाली टर्म थी, वो एक द्वितीय कोटि की क्या होती है, टेंसर टर्म होती है, प्रदिश राशि होती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो आई है इसको मैं यदि प्रदिश रूप में लिखने पर घूर्णन गतिज ऊर्जा को प्रदिश रूप में लिखने पर घूर्णन गतिज ऊर्जा को प्रदिश रूप में लिखने पर, और जब भी मैं इसको प्रदिश रूप में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ई रोटेशनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2, तो एज इट इज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास आई म्यू न्यू, क्योंकि आई वाली जो टर्म आती है उसमें क्या आता है, आई यहाँ पे ले लिया म्यू न्यू, ओमेगा म्यू हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, ओमेगा म्यू हो जाएगा, ये वाली टर्म आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये वाली टर्म आती है वो इसका क्या कहलाता है, प्रदिश रूप कहलाता है। क्या कहलाती है, टेंसर फॉर्म कहलाती है। तो मैं इसके लिख सकता हूँ कि ये वाली जो फॉर्म है वो कौन सी है, टेंसर फॉर्म। क्या हो जाएगी अपने पास, टेंसर फॉर्म। तो अपन लिख सकते हैं कि ई रोटेशनल इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। जैसे मैं लेता हूँ कि आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, वो सारी की सारी टेंसर की फॉर्म में मैंने एक डिफाइन कर लिया। तो इसको मैंने क्या ले लिया, म्यू न्यू ले लिया। और यदि ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तो एक ओमेगा म्यू का होगा तो दूसरा ओमेगा क्या होगा, न्यू का होगा। तो मैं इस टाइप से इसको लिख सकता हूँ। अब यदि मैं इसको सारे कंपोनेंट में डिवाइड करूँ, क्या करूँ, मैं इसको सारे कंपोनेंट में डिवाइड करूँ तो ये वाला रिजल्ट क्या आएगा। तो इसको मैं सारे कंपोनेंट को घटक के रूप में लिखता हूँ। तो देखो ये तो अपने पास एक टेंसर फॉर्म है, इस टेंसर फॉर्म को मैं सारे कंपोनेंट में डिवाइड कर दूँ, यानी क्या कर दूँ, ई रोटेशनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 आई एक्स एक्स। ठीक है, म्यू न्यू की जगह क्या ले लिया, आई एक्स एक्स ले लिया। तो ओमेगा म्यू और ओमेगा न्यू है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा अपने पास, ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 आई वाई वाई। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपने पास, ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 आई जेड जेड, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपने पास, ओमेगा जेड स्क्वायर। यानी ये वाली टर्म आ जाएगी आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड। ऐसे यदि मैं दूसरी टर्म की बात करूँ तो ये सारी टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, दूसरी टर्म आ जाएगी अपने पास आई एक्स वाई। यदि मैं यहाँ पे ऐसे ले लूँ 1/2, यहाँ पे हो जाएगा आई एक्स और यहाँ पे वाई, तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, एक्स और वाई वाली टर्म में हो जाएगा। ऐसे यदि मैं लिख सकता हूँ प्लस का 1/2, एक टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, जो आई एक्स वाई आ गया, क्या आ गया मेरे पास, आई एक्स वाई आ गया, तो उसको मैं वाई एक्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो 1/2 आई क्या हो जाएगा अपने पास, वाई एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा, ओमेगा वाई और ओमेगा एक्स। क्लियर। तो देखो टोटल 9 कंपोनेंट आते हैं, तो 9 टर्म आ गई। क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5, 9 नहीं आई अभी, तो 5 ही आई है। तो देखो आई एक्स एक्स आ गया, आई एक्स वाई आ गया, अब बचा अपना आई एक्स जेड। तो 1/2 आई एक्स जेड, साथ में क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स और साथ में क्या हो जाएगा, ओमेगा जेड, प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या 1/2, यहाँ पे हो जाएगा आई जेड एक्स
साथ में हो जाएगा ओमेगा जेड और क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स। कितनी टर्म हो गई 7 टर्म हो गई। अब देखो अपने पास आई एक्स एक्स आ गया, आई एक्स वाई आ गया, आई एक्स जेड आ गया, आई वाई एक्स आ गया, आई वाई एक्स आ गया, आई वाई वाई आ गया, आई वाई जेड बाकी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 आई वाई जेड और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा वाई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड। तो यहाँ पे आई वाई जेड आ गया और आई क्या आ जाएगा अपने पास जो ये वाली टर्म थी, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास आई जेड जेड आ गया, आई जेड वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास आई जेड वाई आ जाएगा। इसको जेड वाई कर दो या जेड वाई कर दो या आगे वाली टर्म ऐसे लिख लो 1/2 आई जेड वाई ओमेगा जेड और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा वाई और लास्ट में आई जेड जेड है ही। तो देखो यहाँ पे तीनों टर्म बन गई कि अपने पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 और 9 टोटल कितनी टर्म बन गई 9 टर्म बन गई। तो मुझे पता है कि ये मैंने क्या कर दिया इस 9 टर्म को कर दिया। तो 9 टर्म में मुझे ये भी पता है कि दो टर्म लगभग ये जो एक जैसी होती है वो क्या होती है इक्वल होती है। यदि यहाँ पे ये 9 टर्म बन गई तो मुझे ये भी पता है कि 9 टर्म में अपने पास जैसे ये वाली टर्म है 1/2 आई एक्स वाई ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 आई वाई एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा एक्स। क्या है ये दोनों मल्टीपल में है, यदि ये दोनों मल्टीपल में होती है तो मेरे पास ये वाली दोनों टर्म क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे यदि दोनों टर्म को मैं इक्वल करके लिखता हूँ तो अपने पास टर्म क्या रह जाएगी तो ई रोटेशनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 3 टर्म तो एज इट इज रहेगी तो 1/2 आई एक्स एक्स यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 आई वाई वाई साथ में हो जाएगा ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 आई जेड जेड और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड का स्क्वायर। तो ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास 3 टर्म तो एज इट इज लिख ली। फिर अपने पास क्या रहेगा अब अपने पास देखो ये वाली यदि दोनों टर्म इक्वल रहती है तो जैसे आई एक्स वाई वाली ये वाली टर्म है और आई वाई एक्स ये वाली टर्म है और यदि ये दोनों टर्म इक्वल है तो मैं इन दोनों को 1/2 ऐड कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास दोनों इक्वल टर्म है तो ये हो जाएगी अपने पास यदि ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास आई एक्स वाई ओमेगा एक्स और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा वाई। एज इट इज अपने पास प्लस में जो बाकी की दो टर्म है वो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे देखो एक्स वाई हो गया वाई एक्स हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ एक्स जेड तो इसको भी क्या लिख सकते हो आई एक्स जेड ओमेगा एक्स और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड प्लस हो जाएगा अपने पास क्या ऐसे ही अपने पास एक्स जेड वाली टर्म आ गई दूसरी हो जाएगी वाई जेड वाली तो आई वाई जेड और साथ में हो जाएगा ओमेगा वाई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड। तो अपने पास जो ई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो ये वाली टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यदि मैं कहता हूँ कि यदि कोई पिंड एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या करता है घूर्णन करता है। अब देखो यदि कोई भी पिंड होता है वो एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में घूर्णन करेगा तो उसकी एनर्जी क्या मिलेगी। तो ये तो मेरे पास क्या है टोटल ई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है सारी की सारी एक्सिस की फॉर्म में यानी एक कॉमन फॉर्म है। ये क्या है अपने पास ये वाली एक कॉमन फॉर्म है। अब इसको मैं एज इट इज ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे ये मान सकता हूँ कि यदि कोई दृढ़ पिंड यदि कोई दृढ़ पिंड एक्स अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है एक्स अक्ष के सापेक्ष यदि कोई दृढ़ पिंड एक्स अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ई रोटेशनल। अब देखो यदि यहाँ पे एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में यदि कोई घूर्णन करेगा तो मैंने ये वाला केस देखा था कि मेरे पास जो ओमेगा एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाती है नॉट इक्वल टू 0 और बाकी ओमेगा वाई और ओमेगा जेड क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ओमेगा एक्स नॉट इक्वल टू 0 ऐसे ही अपने पास ओमेगा वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये हो जाएगा और ओमेगा जेड भी कितना हो जाएगा 0 यदि वो एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में क्या करता है रोटेट करता है तो अपने पास ये वाली तीनों टर्म हो जाएगी। अब इन तीनों टर्म के बेस पे मैं इसकी रोटेशनल की एनर्जी लिख सकता हूँ कि रोटेशनल कितना आएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी ई रोटेशनल आएगा एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में घूर्णन के लिए तो देखो ओमेगा एक्स की तो वैल्यू मिलेगी बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो अपने पास क्या मिलेगा 1/2 आई एक्स एक्स
साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा एक्स स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में यदि कोई दृढ़ पिंड घूर्णन करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर होगी। क्लियर। ऐसे यदि मैं लिख सकता हूँ इसी प्रकार यदि कोई पिंड y अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली जो टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास ओमेगा एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि y के रेस्पेक्ट में कर रहा है यानी ओमेगा y क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ऐसे ही अपने पास जो ओमेगा जेड है वो क्या हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाली टर्म हो जाएगी ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0, ओमेगा वाई इज इक्वल टू 0 और ओमेगा जेड इज इक्वल टू 0। तो एक टर्म y के रेस्पेक्ट में घूर्णन कर रहा है तो ओमेगा y क्या रहेगा अपने पास, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाली टर्म हो जाएगी। तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी, तो ये वाली टर्म बनेगी अपने पास ई रोटेशनल वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/2, साथ में हो जाएगा अपने पास आई वाई वाई, साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा वाई स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास जो थर्ड टर्म है वो क्या है, यदि कोई दृढ़ पिंड यदि कोई पिंड जेड अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हो जाएगा अपने पास क्या, ओमेगा वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 रहेगी। और जो ओमेगा जेड रहेगा वो क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि जेड एक्स के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है और जेड एक्स के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा तो अपने पास जो ई रोटेशनल आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास 1/2, साथ में हो जाएगा आई जेड जेड और साथ में ओमेगा जेड स्क्वायर। बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या निकाला कि यदि कोई दृढ़ पिंड एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, यदि कोई पिंड वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, यदि कोई पिंड जेड एक्स के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। तो इस टाइप से अपन ने क्या निकाला, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है। तो अपन ने निकाला कि जो ये है वो कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट के बाहर लगा भी सकता हूँ कि ये वाला जो है वो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। किस में है, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। एज इट इज़ मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म है वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, और एज इट इज़ मैं एक्स वाली के साथ भी लगा सकता हूँ कि जो ई रोटेशनल है ये क्या है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। यानी अपने पास एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या निकाले अपन ने, रोटेशनल एनर्जी निकाली। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि यदि कोई भी दृढ़ पिंड की जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, आई ओमेगा स्क्वायर होती है। यानी कोणीय वेग का स्क्वायर, यानी स्क्वायर करना है, यानी कोणीय वेग का वर्ग और जड़त्वीय नियतांक का या जड़त्वीय आघूर्ण का गुणनफल होता है, वही क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करता है। तो जनरली इसका यदि मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य रूप से सामान्य रूप में हो जाएगा अपने पास ई रोटेशनल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा आई म्यू न्यू, और यहाँ पे यदि आई म्यू न्यू और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, देखो फॉर्मूला था ओमेगा म्यू और ओमेगा न्यू। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला था। अब यदि मैं कह दूँ कि आई म्यू और न्यू इक्वल है, क्या कह दूँ यहाँ पे कॉमन फॉर्म में, कि यदि मैं कह दूँ कि आई म्यू और न्यू यहाँ पे क्या है, इक्वल है। यदि आई म्यू और न्यू इक्वल होता है मतलब ये वाली टर्म बनेगी। तो मुझे पता है कि आई म्यू न्यू इक्वल है, यानी यहाँ पे म्यू और न्यू एक्स हो गया, तो यहाँ एक्स एक्स आ जाएगा, यहाँ भी एक्स आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि केस फर्स्ट बना के, यदि या इफ म्यू एंड न्यू इक्वल हो
तो ई रोटेशनल क्या आएगा अपने पास, तो ई रोटेशनल आ जाएगा अपने पास 1/2, साथ में हो जाएगा आई म्यू न्यू है तो म्यू न्यू की जगह क्या कर लो, म्यू म्यू कर लो, तो ये हो जाएगा म्यू म्यू और यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर। क्लियर, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो आई म्यू न्यू और साथ में क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर। और यदि ये क्या है अपने पास म्यू और न्यू नॉट इक्वल टू हो, क्या हो अपने पास नॉट इक्वल टू हो, तो ई रोटेशनल आएगा, वो ई रोटेशनल आ जाएगा अपने पास 1/2 आई म्यू न्यू ओमेगा म्यू और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा न्यू। तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इस टर्म से मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूँ। तो आपको काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल फॉर्म में पूछता है, यदि काइनेटिक एनर्जी टेंसर फॉर्म में पूछता है, काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछता है, यदि वो डायरेक्ट बोल सकता है कि यदि कोई दृढ़ पिंड एक्स का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखिए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ई रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 म्यू न्यू वाली टर्म हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास कि आगे एक टॉपिक आता है मुख्य अक्ष, यानी इसी से इंटरलिंक टॉपिक है या इससे पहले वाला जो टॉपिक था उससे इंटरलिंक है, छोटा सा टॉपिक है। तो उसको अपन देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है या मुख्य अक्ष क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा अपने पास मुख्य अक्ष। देखो इसमें कुछ नया नहीं है, वही है जो अपन ने पुराना पढ़ रखा है। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता है, मुझे पता है कि J इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा होता है। तो J इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास आई ओमेगा होता है, टर्म पढ़ रखी है अपन ने। यदि J की वैल्यू को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ तो JX JY और साथ में क्या है JZ है, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ऐसे यदि मैं IX वाली टर्म को लिखता हूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास IXX IXY IXZ। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा IYX IYY और साथ में हो जाएगा IYZ। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा IZX IZZ और साथ में क्या हो जाएगा, ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास IZY और यहाँ पे हो जाएगा ZZ। ठीक है, ये वाली टर्म आई वाली टर्म हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा X ओमेगा Y और क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा Z। ये तीनों टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जब भी अपने पास यदि मुख्य अक्ष का मतलब क्या होता है कि यदि कोई पार्टिकल एक कंडीशन में रोटेट करता है, यानी मैंने कह दिया कि यदि कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है तो वहाँ पर उसका एंगुलर वेलोसिटी है वो कौन सी डिफाइन होगी ओमेगा एक्स। यदि वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है तो कौन सी डिफाइन होगी ओमेगा वाई, और यदि जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है तो क्या डिफाइन होगी ओमेगा जेड। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी जे एक्स वाली टर्म है तो इसको मैं कैसे लिखूँ, तो अपन ने कल एक केस लिया था उसी के एज इट इज लिखना है कि यदि कोई दृढ़ पिंड का घूर्णन यदि दृढ़ पिंड का घूर्णन क्या हो जाएगा अपने पास, यदि कोई दृढ़ पिंड का घूर्णन है वो क्या हो जाएगा अपने पास, मुझे पता है कि किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे मैंने निकाला था कल जे एक्स एक्स, तो वहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी अपने पास आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, ये आया था। ऐसे ही अपन ने दूसरा निकाला था क्या जे वाई वाई या जे एक्स जे वाई, ऐसे निकाला था। क्या हो जाएगा जे एक्स जे वाई इज इक्वल टू ये अपने पास क्या आया था आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास आई वाई वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाई वाई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा वाई। ऐसे ही अपने पास जे जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई जेड जेड और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड। तो ये वाली टर्म हो जाएगी। तो ये वाली टर्म अपन ने कल निकाल रखी है कि यदि कोई भी दृढ़ पिंड का घूर्णन किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में होता है, जैसे मैंने कह दिया कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यानी एक्स, ये ऐसे कल मैंने डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम, ये वाला क्या था अपने पास एक्स एक्सिस था, ये वाला अपन ने वाई एक्सिस लिया था और ये वाला क्या लिया था जेड एक्सिस लिया था। यदि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूमता है तो उसका कोणीय वेग क्या होता है ओमेगा एक्स होता है, तो ओमेगा वाई और ओमेगा जेड क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। यदि वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है तो उसके लिए जो उसका कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी ओमेगा वाई हो जाएगा।
यदि वो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा जेड हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, इस टाइप से ये डिफाइन हो जाएगा। अब क्या करें आगे, अब मुझे बताए कि ये वाला जो जे एक्स है, यानी ये कौन सी टर्म है, देखो आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड, यानी ये वाली सारी टर्म है। जैसे मैं जे एक्स की वैल्यू लिखता हूँ तो आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आ गया, इसमें ओमेगा वाई और ओमेगा जेड क्या हो गया, 0 हो गया। सेकंड वाली मैं टर्म लिखता हूँ जे वाई, तो यहाँ पे देखो आई ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई, यानी मैं लिख सकता हूँ कि जे वाई वाली टर्म लिखता हूँ तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो आई वाई एक्स ओमेगा एक्स 0 हो गया, केवल यहाँ पे किसकी वैल्यू रही है, ओमेगा वाई की। यानी ये वाला जो है वो केवल एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या बता रहा है, रोटेशन बता रहा है। ये वाली जो टर्म है वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन को व्यक्त करता है, ये वाली टर्म है वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन को व्यक्त करता है, और जो थर्ड वाली टर्म है वो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन को व्यक्त करता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जड़त्वीय नियतांक वाली मैट्रिक्स है उसके विकर्ण पद के अलावा सभी पद क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। यानी प्रिंसिपल एक्सिस का मीनिंग ही ये होता है कि जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स में क्या लिख सकता हूँ मैं, जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स में विकर्ण के सभी पद, विकर्ण के अलावा विकर्ण के अलावा सभी पद क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो विकर्ण के अलावा सभी पद शून्य हो जाए तो उसका जड़त्वीय आघूर्ण होता है वो केवल अक्षीय जड़त्वीय गुणांक पर ही निर्भर करता है। तो उसका क्या होगा अपने पास, जड़त्वीय आघूर्ण होगा वो उसके अक्षीय गुणांक, तो उसका जड़त्वीय आघूर्ण उसके अक्षीय गुणांक आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई जेड जेड, आई वाई वाई और आई जेड जेड, इसको वापस लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और क्या होगा आई जेड जेड गुणांक पर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो अपन को मुख्य अक्ष से रिलेटेड यही ध्यान रखना है कि जो भी जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स है, क्या है अपने पास, जड़त्वीय नियतांक की जो भी मैट्रिक्स है वो जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं, तो मुझे पता है कि कल जो अपन ने मैट्रिक्स बनाई थी उसके डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो सारे तो मिले और बाकी सब क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मुख्य अक्ष जो अपन ने ये छोटा सा टॉपिक लगाया है प्रिंसिपल एक्सिस का, उसका मीनिंग यही है कि यदि मुझे पता है कि जे और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, तो जे इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, आई ओमेगा होता है, और आई वाली जो टर्म होती है उसमें टोटल 9 कोफिशिएंट डिफाइन होते हैं, 9 कोफिशिएंट होते हैं। तो इसमें जो मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट तो कुछ वैल्यू दे और बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी एक्स का एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में आघूर्ण, वाई का वाई अक्ष के रेस्पेक्ट में आघूर्ण और जेड का जेड एक्स के रेस्पेक्ट में जो भी आघूर्ण होगा वो शो होगा, बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। यानी ये तीनों ही डायगोनल एलिमेंट कुछ वैल्यू दे रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये वाले जो तीनों एलिमेंट है वो डायगोनल वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग डायगोनल वैल्यू दे रही है, बाकी सारी टर्म क्या हो जाए यहाँ पे 0 हो जाए। तो मैं कहूँगा कि ये वाले जो एक्सिस कहलाते हैं तो वो एक्सिस कौन से कहलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाते हैं या मुख्य एक्सिस कहलाते हैं। क्लियर। तो ये अपने पास था कि किसी भी दृढ़ पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, उसके जो मुख्य एक्सिस होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने पास आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर। तो ये तो था अपने पास आज की क्लास में कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो मुझे पता है कि जब भी कोई पार्टिकल दृढ़ पिंड में रोटेशन करेगा तो उसमें क्या आएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के बेस पे देखते हैं कि अपने पास जो भी डायगोनल एलिमेंट के बेस पे जो भी आई वाली टर्म आई थी
उस आई वाली टर्म में आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड, ये सारे डायगोनल एलिमेंट कुछ वैल्यू देते हैं, और बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई जेड, आई जेड एक्स और आई जेड वाई, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, जीरो हो जाएगी। तो ये था अपने पास रड पिंड की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बेस पे जो भी मेरे पास जो वैल्यू मिली वो क्या थी, जे एक्स, जे वाई और जे जेड, और इसके बेस पे ये क्या डिफाइन हो गया, अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस की टर्म डिफाइन हो गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी टर्म आई है उसमें मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 3 टर्म तो मिली, बाकी सारी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वो 3 टर्म मिली है, उन तीनों टर्मों के बेस पे मेरे पास कुछ वैल्यू मिली, बाकी सारी टर्म क्या डिफाइन करती है, जीरो। और जो टर्म की वैल्यू मिली, जो तीनों यानी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में रोटेशन, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में रोटेशन और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में रोटेशन होता है, वो इसकी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो अपन जनरली ये कहते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक तो एक्स होता है, एक वाई होता है और एक क्या होता है अपने पास, जेड होता है। तो इसके बेस पे ये पूरा क्या होता है, डिफाइन होता है। तो ये एक्स, वाई और जेड ये इसकी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और प्रिंसिपल एक्सिस के टर्म में जो मुझे जी एक्स, जे वाई और जे जेड मिलता है वो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के बेस पे क्या कहलाएगा, कोणीय संवेग कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।